वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और मेरे साथ इस वक्त जमाल एच मेमन डेंटिस्ट हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं स्टूडियो में। आज कुछ दांतों की हिफाजत के हवाले से उनसे बातचीत होगी। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम बहुत इग्नोर करते हैं, अपने दांतों का ख्याल नहीं करते, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते। कितने टाइम के बाद हमें दिन में ब्रशिंग करनी चाहिए, कौन कौन से औकात ज़रूरी हैं जिस वक्त हमें ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। बस सुबह उठ के ब्रश कर लिया, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये हो कि रात में ब्रश कर लिया, वो भी बहुत कम लोग ब्रश करते हैं, जिसकी वजह से कि दांतों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों को हो जाती हैं। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और लेटर एज में जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनसे कैसे बचा जाए, उनको प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही हम अपना अगर दांतों का ख्याल रखना शुरू करें तो जो लेटर एज में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें फेस नहीं करनी पड़े। इसी हवाले से बात होगी डॉक्टर जमाल से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, ख्याल नहीं रखते लोग, टू बी ऑनेस्ट, दांतों का। मीन्स कि अगर मैं भी इतना लेक्चर यहाँ पे बैठ के अभी दे रही थी, लेकिन देखा जाए तो मैं भी जिस तरह से ख्याल रखना चाहिए हमें अपने दांतों का, हम नहीं रख रहे होते। और उसमें यही है कि एक स्टेज आती है कि दांतों का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो शुरू में आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि डेली रूटीन क्या होनी चाहिए बच्चों की एज से ही, ताकि उनके दांत जो है हेल्दी रहें। देखिए, पहला दांत जो उमूमन जो इरप्ट होता है, निकलता है मुंह में, वो 6 महीने की उम्र में। जी। तो मैं ये मशवरा देता हूँ कि जैसे ही पहला दांत इरप्ट हो, मुंह की सफाई कर देनी चाहिए। जो 6 महीने का बच्चा होता है उसके लिए एक अलग ब्रश आता है, सिलिकॉन ब्रश होता है। अच्छा, आप ये करेंगे इससे ही आप थोड़ा सा ब्रशिंग स्टार्ट करते हैं बच्चे? जी जी, बिल्कुल कर देनी चाहिए, क्योंकि दांत मुंह के अंदर आ गया तो मुंह की ओरल कैविटी और जो है दांतों को ब्रश करना ज़रूरी है, मुंह को साफ रखना ज़रूरी है। वो ब्रश जो है सिलिकॉन का बना होता है, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं, जो उसके जो बाल होते हैं, वो सिलिकॉन के बने होते हैं। वो फिंगर में जो है जो मदर होती है बच्चे की, वो जो फादर, वो पहन के जो है और वो ब्रश कर सकती हैं, या मखमल का कपड़े से जो है वो मखमल के कपड़े से जो है वो आप उससे भी ब्रश कर सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही बच्चा ग्रो करता है तो उसकी वो हैबिट डेवलप हो चुकी होती है, क्योंकि उसकी माँ बचपन से उनके दांतों का, मुंह का ख्याल रखती है, तो उसको वो फिर आदत होती है कि जी जी। तो क्योंकि चाइल्ड इज़ अ वेरी गुड लर्नर, तो जैसे ही जो है वो बच्चा ग्रो करता है आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर जो है वो उसकी आदत बनी हुई होती है ब्रश करने की। जी। अच्छा, अक्सर बच्चों को इशू होता है कि जब टूथपेस्ट यूज़ करना वो शुरू करते हैं, जबकि बच्चों के जो है बड़े माइल्ड किस्म के होते हैं, फ्लेवर्ड होते हैं, बट स्टिल बच्चे वो उसको अवॉइड कर रहे होते हैं कि ये हमसे नहीं हो रहा होता। देखिए, आजकल जो है वो टूथपेस्ट के अंदर डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स आ गए हैं, ऑरेंज, मैंगो, कोला वगैरह, तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो बच्चों को जो है वो आप दे सकते हैं ताकि वो उनका इंटरेस्ट बढ़े। दूसरी बात ये है कि एक इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस आ गए हैं जिनके अंदर लाइट्स होती हैं, और बच्चा आराम से जो एक फन एक्टिविटी के तौर पे अगर बच्चों को बताया जाए कि अगर ये दिस इज़ अ फन एक्टिविटी फॉर यू, तो बच्चा बहुत इजीली उसको ऑप्ट करता है और बहुत मज़े मज़े से ब्रश करता है। अच्छा, बच्चों के दांतों पे अक्सर हमने देखा है जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, बड़ी एज तक भी वो दूध पीते रहें, तो उनके दांतों के ऊपर एक वो लेयर सी थोड़ी सी दूध की आ जाती है, तो वो जो है अक्सर वो ब्रशिंग से भी नहीं जाती, वो रह जाती है बच्चों के उसके। तो उसका क्या इलाज है? वो ब्रशिंग से ख़त्म हो सकती है, उसके लिए स्केलिंग ही करानी पड़ती है? असल में जो है ना, देखें, ये बेसिकली जो लेयर जमा हो जाती है ना, उसको कैलकुलस बोलते हैं, टार्टर बोलते हैं आम जबान में। ये बच्चों और बड़ों दोनों में जो है ये लेयर डिपॉजिट होती है। ये तब डिपॉजिट होती है जब जो है ब्रश सही तरीके से ना किया जाए, या मेंटेन फ्लॉस ना किया जाए, सही तरीके से उसकी मेंटेनेंस ना हो, तो वो आहिस्ते आहिस्ते जो एक सॉफ्ट लेयर होती है जिसको हम प्लाक कहते हैं, जिसके जो बैक्टीरिया की फिल्म होती है और इसके अंदर जो है प्रोटीन्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता रहता है, मिनरल डिपॉजिट, वो हार्ड हो जाती है। अब जब वो हार्ड हो जाती है तो फिर वो ब्रशिंग से नहीं जाएगी। उसके लिए लाजमी है कि आप प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं और वहाँ से उसकी स्केलिंग करवाइए, पॉलिशिंग करवाइए, तो फिर वो जो है बेहतर होगा। स्केलिंग पॉलिशिंग के बाद कहानी ख़त्म नहीं होती, उसके बाद मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो मेंटेनेंस अगर अच्छी होगी तो फिर दोबारा डिपॉजिट नहीं होगा या कम डिपॉजिट होगा। तो WHO ने ये रिकमेंड करती है कि आफ्टर एवरी 6 मंथ्स जो है आप जो है स्केलिंग और डॉक्टर के पास विजिट करें। डॉक्टर विल डिसाइड कि वेदर यू नीड स्केलिंग और नॉट। ओके, सही जी। अच्छा, स्केलिंग के हवाले से अक्सर मिसकंसेप्शन ये भी है कि आपके दांत जो हैं वीक हो जाते हैं, या उसकी अपनी जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है वो उतरती जाती है विद स्केलिंग, और दांतों की वो लाइफ जो है वो कम होती जाती है। मीन्स कि ये दीज आर द मिसकंसेप्शन जो सुनने में आते हैं। जी बिल्कुल, ये मिसकंसेप्शन हैं और इस तरह का कुछ होता नहीं है। बेसिकली ये है कि देखें, स्केलिंग पॉलिशिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर मशीन होती है, उससे सिर्फ दांतों के जो ऊपर जो कचरा होता है, दांतों के ऊपर और मसूड़ों के नीचे जो कचरा, जो प्लाक डिपॉजिट होता है, जो कैलकुलस डिपॉजिट, उसको रिमूव करती है।
दांतों को कमज़ोर नहीं करती, दांतों को इवन मजबूत करती है, मसूड़ों को मजबूत करती है। सही। हाँ, जब कुछ कंडीशंस हमारे पास कुछ पेशेंट्स हमारे पास कंडीशन में आते हैं जब उनके दांत जो है इतने ख़राब हो चुके होते हैं, कैलकुलस और टार्टर की वजह से उनका बोन लॉस भी बहुत सीवियर हो जाता है और दांत हिलने लग जाते हैं। उस सूरत में हम स्केलिंग करते हैं। अब वो एक डिलेमा है, ठीक है ना। उस सूरत में हमें स्केलिंग तो करनी चाहिए, लेकिन स्केलिंग के बाद दांत उनके मजीद हिल जाते हैं। अब स्केलिंग ना करवा के ज़्यादा नुकसान है, स्केलिंग करवा के कम नुकसान है। तो लेकिन वो सूरत में होता है कि आपके ऑलरेडी दांत वीकन हो गए हैं, आपके गम्स जो हैं वो वीक हो चुके हैं, गम्स रिसीड कर चुके हैं, अपनी जगह से हट चुके हैं, तो तब ये प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए काफ़ी लोग पेशेंट हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आती हैं, पेशेंट पूछते हैं कि दांत कमज़ोर नहीं होते, दांत मजबूत होते हैं स्केलिंग पॉलिशिंग से। मैं भी हर साल सवा साल में अपनी स्केलिंग करवाता हूँ, पॉलिशिंग करवाता हूँ दांतों की। बट वो वही बात है कि ऐसा नहीं है कि आप खुद जाके आप बोलें, पहले जाएं चेकअप कराएं जी, और देन योर डॉक्टर विल डिसाइड कि आपको आपको नीड है या नहीं है। लेकिन उमूमन जिस तरीके के हम हाइजीन मेंटेन नहीं रखते तो 6 महीने साल में एक दफ़ा नीड पड़ती है उमूमन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये गम्स की जैसे आपने बात की कि गम्स जो है वो नीचे हो जाते हैं, ठीक है, इसकी क्या वजह होती है? क्योंकि उससे फिर ये है कि दांत आपके कमज़ोर भी होते जाते हैं और अलाइनमेंट भी जो है वो भी ख़राब हो जाती है। तो इसकी वजह क्या होती है और इसको किस तरीके से हम फिर सही कर सकते हैं? देखिए, गम रिसेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। गम रिसेशन जो है वो उसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है एग्रेसिव टूथ ब्रशिंग, ब्रश को सही तरीके से ना इस्तेमाल करना। दूसरा उसका कॉमन कॉज ये है कि जिंजिवाइटिस, जो मसूड़ों की इन्फेक्शन है, मसूड़ों की बीमारी है, मसूड़ों की सूजन है, उससे क्या होता है प्लाक डिपॉजिट होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कैलकुलस में बिल्डअप हो जाता है, पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। पत्थर में जब कन्वर्ट होता है तो गम्स जो है आहिस्ता आहिस्ता रिसीड होने लगते हैं। दांत के अराउंड जो बोन है वो बोन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है, गम्स रिसीड करने लगते हैं, अपनी जगह से हटने लगते हैं, जिसकी वजह से दांत जो है वो हमें लंबे नज़र आते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले तो जो है स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवानी चाहिए। उसके बाद गम ग्राफ्ट्स होते हैं। अब तो गम्स वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे? देखिए, गम्स वापस ग्रो नहीं करते, उसकी ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्टिंग कहते हैं उसको। उसके अंदर क्या होता है कि मुंह के किसी और हिस्से से जो है हम थोड़ा सा मसूड़े का टुकड़ा काट के उस जगह पे ग्राफ्टिंग की जाती है, तो उससे की बेहतरी है। लेकिन शर्त वही है कि मेंटेनेंस अच्छी होगी तो ग्राफ्ट जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, नहीं तो ग्राफ्ट भी फेल हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी हमें जो है वो आर्टिफिशियल बोन डाल के उसको बोन और कनेक्टिव टिश्यू दोनों को ग्राफ्ट करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेती हूँ यहाँ पे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद हम बात करेंगे दांतों के हवाले से। अब चीज़ें बहुत एडवांस हो चुकी हैं और मेडिसिन फील्ड में भी बहुत सारी एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं। नई नई कौन सी टेक्निक्स, कौन सी एडवांसेस जो हैं वो मेडिकल में स्पेशली दांतों के हवाले से हो चुकी हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। लेकिन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और डॉक्टर जमाल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डेंटिस्ट हैं और दांतों की हिफाजत के हवाले से इनसे बात हो रही थी। अभी हमने बातचीत की कि किस तरह से दांतों का ख्याल रखना चाहिए, क्या रूटीन होनी चाहिए, ब्रशिंग हमें रेगुलरली ज़रूर करनी चाहिए वरना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और अब आजकल एक ज़माना था कि दांतों के डॉक्टर के पास सिर्फ लोग इसलिए जाते थे कि अगर कैविटी हो गई है तो जाके जो फिलिंग करा ली, रूट कैनाल करा लिया, दांत में दर्द हो रहा है तो डेंटिस्ट के पास चले गए। लेकिन अब एस्थेटिकली जो है ये फील्ड बहुत एडवांस हो चुकी है और अब बाकायदा एक फ़ैशन के तौर पे और कॉस्मेटिक्स के उसमें इस फील्ड में ये चीज़ आ चुकी है और बहुत से लोग अपने दांतों को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने फेस को और ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए जो है डेंटिस्ट के पास जाते हैं। सो उस हवाले से जवान साहब आपसे बात करूँगी कि एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं जी। ठीक है, पहले तो सिर्फ यही 2-4 टर्म्स होती थी कि हमने फिलिंग करा ली है, रूट कैनाल करा ली, ब्रेसेस लगवा लिया अगर दांतों के अलाइनमेंट सही नहीं है। लेकिन अब जो नई नई चीज़ें आई हैं, जैसे कि आपने बताया कि ब्रेसेस से भी अब बहुत एडवांस चीज़ें आ गई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि दाँतों के बीच में गैप है या दाँत टेढ़े मेढ़े हैं। उसके लिए जो है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके लिए जो है कंपोजिट फिलिंग्स होती हैं वो भी हम करके उसको मास्क कर सकते हैं।
और कुछ केसेस में हमें जो है वो विनियर्स लगाने पड़ते हैं। विनियर्स क्या होता है, एक नाखून की तरह एक पतली सी लेयर होती है जो कि दांतों के ऊपर आके चिपक जाती है। ट्रांसपेरेंसी, जी, ट्रांसपेरेंसी एक लेयर होती है। या उसमें डिफरेंट शेड्स अवेलेबल होते हैं, तो जो शेड पेशेंट को अच्छा लगता है, अगर वो चाह रहे हैं थोड़ा सा दांत वाइट हो तो वाइट शेड दा के उसको और बेटर कर सकते हैं। और उसमें शेप भी चेंज हो सकता है, उसके अंदर दांतों की शेप भी चेंज हो सकती है, अलाइनमेंट भी हो सकती है, लेकिन वो केस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर केस के लिए नहीं होता। तो बेहतर होता है कि डेंटिस्ट के पास विजिट किया जाए। डेंटिस्ट आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको बताएगा। एक जो परफेक्ट स्माइल चाहिए होती है, जो अक्सर हम लोग पिक्चर्स में देख रहे होते हैं, तो वो जो है वो इस वेनियर के थ्रू अब लोग उसको अचीव कर सकते हैं कि अगर आपके दांत जो हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे हैं तो उसको जो है आप किस तरह से खूबसूरत आप दिखा सकते हैं। वो एक ऊपर से एक आर्टिफिशियल एक कैप लग जाता है, एक लेयर लग जाती है, सिरेमिक की बेसिकली लेयर होती है। इसके अलावा फुल कवरेज क्राउन्स भी होते हैं जो कि पूरे दांत को कवर करते हैं, जिसको कैप कहा जाता है आम जबान में, वो भी लगा सकते हैं। कैप के लिए अगर एस्थेटिकली बात करें तो जरकोनिया के जो क्राउन्स आते हैं, या लिथियम डाइसिलिकेट जिसको ईमैक्स कहा जाता है, उसके जो क्राउन्स आते हैं वो भी बहुत बेहतरीन, और बेसिकली उनकी जो ट्रांसलूसेंसी होती है वो दांत की ट्रांसलूसेंसी से करीब करीब होती है, तो इसीलिए जो है वो एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा प्लीजिंग होते हैं। इसके अलावा दांत टेढ़े मेढ़े का, दांत अगर टेढ़े हैं या दांतों में गैप है तो उसके लिए जो है ब्रेसेस लगाया जाता है। अब ब्रेसेस में 3 किस्में होती हैं यूजुअली। नॉर्मली तो आपने देखे होंगे जो मेटल ब्रेसेस होते हैं, जो मेटल के बने होते हैं, जो कि दांतों को सीधा कर देते हैं। इसके अलावा सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल मतलब ट्रांसलूसेंट किस्म के ब्रेसेस होते हैं, जी वाइट कलर के ब्रेसेस होते हैं, तो उनसे भी दांतों को सीधा किया जा सकता है। उसके अलावा जो वो इतने पावरफुल नहीं होते, बिल्कुल उनकी एफिशिएंसी वैसे बिल्कुल सेम है, सेम एज मेटल ब्रेसेस। हाँ, लेकिन एस्थेटिकली जो है वो थोड़े से और अच्छे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा पेशेंट पूछते हैं डॉक्टर साहब ब्रेसेस तो आपने वाइट लगा दिए, जो आप इसके ऊपर वायर डालोगे वो तो आप मेटल की डालोगे तो वो तो नजर आएगी, तो उसके लिए भी आजकल जो है वो वाइट कोटिंग के अंदर वायर्स आ गई हैं, जिनकी वाइट कोटिंग होती है, वो जो है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल एस्थेटिक्स की तरफ जा रही है दुनिया। सेकेंडली ये है कि एक और नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको अलाइनर्स कहा जाता है, क्लियर अलाइनर्स या इनविजिबल ब्रेसेस भी कहा जाता है। वो उसके अंदर वो एक्चुअली ब्रेसेस का मुतबादिल है, और उसके अंदर जो है पूरे दांतों का एक 3D इम्प्रेशन लिया, नाप लिया जाता है। सही। और उसके अंदर फिर पूरी स्टडी होती है, पीछे पूरी टीम होती है ऑर्थोडोंटिस्ट की, और फिर वो जो है एक ट्रेज होते हैं, प्लास्टिक की ट्रेज होती हैं जो कि रिमूवेबल ट्रेज होती हैं, फिक्स नहीं होती, अनलाइक ब्रेसेस। तो वो जो है ट्रेस पहननी होती हैं, हर 15 to 20 डेज बाद वो ट्रेस चेंज करनी होती है, और आपके दांत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद अलाइंड हो जाते हैं। मतलब वो बिल्कुल लेस नोटिसेबल होती है। इवन हम आप बात कर रहे हैं तो मतलब यू कैन नॉट, हाँ, आपको पता नहीं चलेगा कि जो है वो मैंने कुछ अलाइनर्स पहने हुए हैं। इसके वो ब्रेसेस का अल्टरनेट है अगर वो यूज करना चाहते हैं। जी, ब्रेसेस का अल्टरनेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में उसको वो बेसिकली माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के अंदर हम दे सकते हैं, लेकिन सीवियर केसेस के लिए तो ब्रेसेस इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, कुछ लोगों का जैसे कि बहुत ज़्यादा अक्सर देखा है कि जॉ लाइन का काफ़ी मसला होता है, और उनके अलाइनमेंट जो है जैसे नीचे वाले जॉ की और ऊपर की मैच नहीं कर रही होती, या तो नीचे वाला जॉ जो है वो बहुत आगे निकला होता है या ऊपर वाला होता है। इनको बैलेंस करने का क्या तरीका, ब्रेसेस से ही होता है या देखिए इसके अंदर ब्रेसेस से भी बिल्कुल होता है, और इसके अलावा दूसरे ऑप्शन इसके अंदर सबसे पहले देखें केस इवैल्यूएशन होती है, उसके अंदर कुछ एक्सरेज परफॉर्म करते हैं, एक्सरेज को स्टडी किया जाता है, पेशेंट का जो है वो नाप लिया जाता है, उसको मॉडल को स्टडी किया जाता है, पेशेंट की प्रोफाइल को स्टडी किया जाता है। ये सब स्टडी करने के बाद हम इवैल्यूएट करते हैं कि क्या ये केस ब्रेसेस से सॉल्व होगा या इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अक्सर व बेशतर केसेस में जबड़ा जो है नीचे का जबड़ा बाहर होता है या अंदर होता है, ऊपर का जबड़ा ऊपर नीचे होता है, तो उसके लिए जो है फिर सर्जरी करनी पड़ती है, जिसको कहते हैं ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी कहा जाता है उसको। तो सर्जरी करके भी कहा जाता है, उसको सेट कर सकते हैं। कभी कभी सर्जरी और ब्रेसेस के थ्रू भी कवर कर सकते हैं, या सर्जरी जो लोग नहीं करवाना चाहते तो ब्रेसेस के थ्रू भी हम उसको बेहतर कर सकते हैं, जिसको हम यूजुअली कैमोफ्लेज कहते हैं। ठीक है, तो चीज़ें हो सकती हैं, बट बिल्कुल पॉसिबल हर चीज़ हो सकती है। अच्छा, एक और सवाल, इतनी महंगी क्यों है ये ट्रीटमेंट्स? देखिए क्वालिटी, अगर आप चाहती हैं कि अच्छी स्टरलाइजेशन हो, ठीक है, अच्छा डेंटिस्ट हो, स्किलफुल डेंटिस्ट हो, तो अगर आप चाहती हैं कि जो है अपने तो आप जो है उसके लिए फिर जाहिर सी बात यू हैव टू पे फॉर द प्राइस। और दूसरी बात ये कि देखिए डेंटिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। अच्छा, और सारी चीज़ें इंपोर्टेड होती हैं, जो मशीन्स जो इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं। जी, जो मशीनरी इसकी महंगी है। असल में बेसिकली ये
प्रिस्क्रिप्शन वाला काम नहीं है ना, ये स्किलफुल काम है। राइट। तो स्किल्स होती है, जितनी ज़्यादा स्किल्स इन्वॉल्व होंगी, जितनी बहुत बारीकी वाला काम होता है। इवन देखें रूट कैनाल, देख लें रूट कैनाल जो है वो मिलीमीटर्स में हो रही होती है। तो 1 मिलीमीटर जो है वो नाखून की जो थिकनेस होती है उसकी 1 मिलीमीटर उसको कहते हैं। तो मिलीमीटर्स में जब काम हो रहा होता है, बिल्कुल बारीकी से काम हो रहा होता है, जैसे डेंटल इम्प्लांट्स का काम हो रहा होता है, और फिर एक इंसानी जान के साथ जो है वो उसके साथ जो है वो काम हो रहा होता है, तो फिर जाहिर सी बात है उसकी एक प्राइस होती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जाहिर आपने बताया जैसे इक्विपमेंट भी महंगा है और फिर ये कि बड़ा टेक्निकल काम है, ठीक है, आपकी स्किल पे बहुत डिपेंड करता है कि डॉक्टर जो है वो कितना स्किल्ड है और किस तरीके से वो कर रहा है। ये तो मैंने खैर ऐसे ही सवाल किया था कि महंगी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो फिर भी देखा जाए तो बहुत सस्ता है। अगर इंटरनेशनली हम देखें तो जितने भी ट्रीटमेंट हैं डेंटिस्ट्री को लेके वो बहुत ज़्यादा वे मोर एक्सपेंसिव। पाकिस्तान के अंदर डेंटिस्ट्री बहुत चीप है, बहुत चीप है और बहुत सस्ती है, पॉकेट फ्रेंडली है। क्योंकि देखें बाहर ममालिक में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अमेरिका से, यूके से, दुबई, बहरीन वगैरह से, मिडिल ईस्ट से, तो वो आके जो है इलाज करवाते हैं और वो उनकी जो है वो 10% कॉस्ट भी नहीं पड़ती, उनका पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो पाकिस्तान में अगर आप डेंटिस्ट्री की बात कहेंगे तो पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है पॉकेट फ्रेंडली है डेंटिस्ट्री के। तो अगर हम ये देखें कि पॉकेट फ्रेंडली तो है, ठीक है, बाहर से लोग आके कराते भी हैं, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से जितनी एडवांसमेंट हो चुकी है, जिस तरह से काम हो रहा है, क्या हमारे यहाँ भी उस तरह का काम हो रहा है? बिल्कुल उस क्वालिटी का, उस लेवल का काम किया जाता है पाकिस्तान के अंदर भी। और जो है बहुत सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर पे डिज़ाइन हो, जैसे ज़रकोनिया क्राउन्स की मैं बात कर रहा था, तो वो सारा जो है वो कंप्यूटर पे डिज़ाइन होता है सॉफ्टवेयर पे। उसके बाद फिर कैड कैम पे उसको डिज़ाइनिंग करके फिर उसको जो है कंप्यूटर से रोबोट होता है, वो उसको मिल करके जो है मिलिंग मशीन होती है वो उसको मिल करके लाता है। ये सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मौजूद है, कराची में मौजूद है, हम करते हैं खुद, हो रहा है इनके ऊपर काम, ठीक है। क्योंकि अब वही अगर हम कॉस्मेटिक्स के हवाले से देखें, कॉस्मेटोलॉजी में देखें तो भी दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। देयर वाज अ टाइम के हम लोगों को बहुत वेट करना पड़ता था पाकिस्तान में कि कोई चीज़ अगर बाहर इंट्रोड्यूस हुई है तो उसके लिए हमें सालों इंतजार के महीनों या सालों करना पड़ता था कि वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कब आएगी। लेकिन अब काफ़ी जल्दी जो है चीज़ें यहाँ पे भी हो जाती हैं, जो काम बाहर मुल्कों में हो रहा है वो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा डिजिटल इंप्रेशन की मैं बात कर रहा था, तो जो है क्लासिक जो वे ऑफ इंप्रेशन, जो मटेरियल मिक्स करके जो नाप लेते हैं दांतों का, आजकल जो है उसको भी डिजिटलाइज कर दिया गया है। डिजिटल स्कैन होता है, स्कैनर 3D स्कैनर, उसके थ्रू जो है वो इंप्रेशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो है रूट कैनाल की मशीन आ गई, पहले हाथ से होती थी रूट कैनाल, अब जो है रोटरी एंडोडोंटिक्स के थ्रू जो मशीन होती है, उसके अंदर एपिक्स लोकेटर भी होता है, उसके थ्रू भी रूट कैनाल्स होती हैं। इसके अलावा इंट्राओरल कैमरा आ गए हैं, कुछ किसी पेशेंट को पता नहीं होता तो उसको हम दिखा देते हैं, आपका दांत यहाँ से सड़ गया है, यहाँ पे जो है मिसअलाइनमेंट है, यहाँ पे कचरा जमा हुआ है। तो इसके अलावा डिजिटल रेडियोग्राफ जो एक्सरेज होते हैं वो पहले फिल्म्स में होती थी, वो भी डिजिटल कंप्यूटर पे आने लग गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है डेंटिस्ट्री। अच्छा, एंड में आपसे एक सवाल करना चाहूँगी अकलदार के हवाले से। जी, बहुत लोग, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो मैं भी ये पूछूंगी कि अकलदार से अकल का कितना ताल्लुक होता है? देखिए, अकलदार को अकलदार इसीलिए किया जाता है, ये 17 से 21 साल की उम्र में आती है मुंह के अंदर। तो ये चूँकि एक मैच्योर एज होती है, बच्चा नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बालिग हो जाता है, तो फिर इस एज में इसका जो है इरप्शन होना। और अगर किसी को नहीं आए तो उसको अकल भी नहीं आती? नहीं, अकल से किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन ये कि चूंकि इसकी जो स्पेसिफिक एज होती है, थोड़ी मैच्योरिटी वाली एज होती है, तो इसीलिए उसको अकलदार कहा जाता है। अकल से, विजडम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एज से होता है, मैंने मजाक के तौर पे सिर्फ ये सवाल किया था। अक्सर बेशतर पेशेंट्स इस तरह का सवाल पूछते हैं, तो उनके लिए ये नई बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच जमाल साहब आपका, डॉक्टर, और इंशाल्लाह फिर आपको बुलाएंगे, कुछ नई जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हमें बताइएगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिएगा। और